हाय गाइस, माय नेम इज़ मिलन डॉलरिया। आज के वीडियो में हम आज का जो मैथ्स का पेपर है उनके एमसीक्यू का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आई होप आप सबका पेपर बहुत बहुत ही अच्छा गया होगा क्योंकि काफ़ी इजी पेपर था। एमसीक्यू भी काफ़ी इजी थे और कंपैरेटिवली पार्ट बी भी काफ़ी इजी था। राइट, तो आप सबने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और बहुत अच्छा स्कोर करके आप आओगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट हम आज के एमसीक्यू का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक और बात, इस जो पीडीएफ है उसमें जो क्वेश्चन पेपर में टिक मार्क किए हुए आंसर है उनको कंसीडर मत कीजिएगा, वो किसी स्टूडेंट का किया हुआ है। ओके, आप सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, सो सबसे पहले मैंने इस पीडीएफ में पूरा पेपर जो है वो अपलोड किया हुआ है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन रखा हुआ है। ओके, यदि बारी बारी स्क्रॉल ना करना हो तो आप क्वेश्चन पेपर जो अपना है वो साथ में रखिएगा प्लीज़। ओके, सो ये जो पेपर सेट मैंने उठाया नंबर 7 का, उनका जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे हमें ए और बी दिए हुए थे और ए बी का मल्टीप्लिकेशन पूछा था। बट अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल ए का जो ऑर्डर है वो 2x2 है और बी का जो ऑर्डर है वो 3x2 है। राइट, और मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, बट क्योंकि ये सेम नहीं है इसलिए आंसर है नॉट डिफाइंड। ओके, देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ पे हमें क्वेश्चन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पहले से ही दिया हुआ है। पूछा गया है इसकी वैल्यू आई प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 3a। आई प्लस ए होल स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन ए प्लस बी होल स्क्वायर के तरीके से किया जाए। सो आई स्क्वायर प्लस 2ia प्लस ए स्क्वायर एंड पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस 3a। नाउ आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई, मैं सेकेंड लाइन अभी रीड कर रहा हूँ। 2ia, वहाँ पे i और a का मल्टीप्लिकेशन वो एक खुद ही होता है, किसी का भी i के साथ मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ रहता है। देन प्लस ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर पहले से इक्वेशन में दिया हुआ है तो हमारी सेकेंड लाइन जो है वो कुछ ऐसी बन रही है और पीछे माइनस 3a। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो 2a प्लस ए 3a कैंसिल कर दे तो बचेगा i और वही रहेगा हमारा आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3। ए में दिया हुआ है सभी एलिमेंट 1 1 1 1 है और हमें a रेस टू 10 पूछा है। यदि हम ए स्क्वायर फाइंड करके देखते हैं तो एक 2 बाहर निकल के आता है। एक क्यूब करते हैं तो कुछ ऐसा आंसर आ रहा है एक क्यूब का, हालांकि मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। वैसे ही यदि हम a रेस टू 10 तक गए तो एक एक्सपोनेंट यहाँ पे कम आती है, यानी 2 रेस टू 9 आता है और पीछे 1 1 1 1। अब जो 1 1 1 1 है वो a है, 2 रेस टू 9 5 1 2, सो आंसर इज 5 1 2 a। ओके, देन नेक्स्ट में एफ ऑफ थीटा दिया था, कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा और एफ ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू पूछी है। बट डायरेक्टली यदि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले तो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का। तो ओवरऑल आंसर माइनस कोस 2 थीटा। यदि हम थीटा की जगह पर यहाँ वहाँ पे पाई बाई 6 पुट कर देंगे सो माइनस ऑफ कोस पाई बाई 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 करके, और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू जो होती है 1/2, तो आंसर आएगा माइनस 1/2। ओके, देन नंबर 5 देखते हैं। एक ए दिया था और हमें पूछा था एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। यदि आपको प्रॉपर्टी याद हो इनके तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है उनका आंसर होता है मोड ए रेस टू n-1। वहाँ पे n होता है ऑर्डर। यदि हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले इनका तो आंसर आ रहा है 2। ओके, तो यहाँ पे 2 की पावर, अब ऑर्डर 3 है, 3x3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 3 है। 3 - 1 यदि यहाँ पे किया जाए तो 2 रेस टू 2, सो आंसर आएगा 4। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 6 देखते हैं, जहाँ पे हमें a इंटू एडजॉइंट ए पूछा गया था। यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी वर्क करती है। a इंटू एडजॉइंट ए का जो मल्टीप्लिकेशन आता है कुछ ऐसा आता है मोड ए आई, मतलब डिटर्मिनेट ए आई। इनका डिटर्मिनेट फाइंड करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो 5 इंटू 3 15 और माइनस माइनस ये प्लस कर दिया गया है 8, सो 15 प्लस 8 23, सो इसका आंसर आएगा 23i। राइट, फिर नेक्स्ट जो नंबर 7 है वहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया गया था 3 और 3 पॉइंट दिए हैं 3 5 2 2 K2 और K की वैल्यू पूछी है। तो जो फॉर्मूला है वही 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल का। साथ में हम डिटर्मिनेंट में जो पुट करते हैं यहाँ पे थर्ड जो कॉलम है 1 1 1 रहेगी, फिर पहला पॉइंट 3 5, सेकेंड 2 2 K2 इज इक्वल टू सामने है 3। आई होप आप सबको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा। ओके, यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो से किया। यदि मैं 3 को एज इट इज़ मतलब 3 का यूज़ करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई से
2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2 और -2 जो कि हो जाएगा 0। और जब सेकेंड एलिमेंट हम यूज़ करते हैं तब माइनस की साइन देते हैं -5 और वापस वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड, राइट। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2, देन k का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ k, सो 2 माइनस k, एंड थर्ड 1 के साथ जाए तो यहाँ पे आ रहा है 2 × 2 4 माइनस 2k। अब इनको अंदर सॉल्व किया जाए पहले तो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है -6 + 3k। अब क्योंकि मॉड्यूलस है, एरिया है, इस वजह से तो मॉड्यूलस दो तरीके से ओपन होगा, या तो +6 या -6। जब भी मॉड्यूलस ओपन करते हैं तब दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर की जाती है, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। जैसे ही हम प्लस का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से सिंप्लीफिकेशन से आंसर k का आ रहा है 4, और जब माइनस का यूज़ कर रहे हैं तो अब आंसर आ रहा है 0। तो दो आंसर 0 4 और ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वहाँ पे यदि हम क्वेश्चन ध्यान से रीड करें तो एक कंटिन्यूटी दी गई है, राइट, कंटिन्यूस दिया है, और वहाँ से हमें k की वैल्यू पूछी है। और यदि वो क्वेश्चन आप देखोगे तो यदि कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, अब दोनों ही केस ऐसे है जहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, ना ही कुछ इन्फिनिटी पे पहुँच रहा है, तो सीधा सीधा हमें x की जगह पे π/2 पुट करना होगा। सो यहाँ पे k π/2 + 1, सामने sin π/2। अब sin π/2 का आंसर 1 आता है। अब ऐसा मत सोचे मैंने 0 पुट किया है, वो एक स्टेप मैंने वहाँ पे स्किप किया था, क्योंकि यहाँ पे यदि लेफ्ट साइड पे देखोगे तो k π/2 + 1 और सामने sin π/2 1। अब ये 1 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो जैसे ही आप π/2 को सामने ट्रांसफ़र करते हो आपका k का आंसर भी 0 आ रहा है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी k इस पेपर के अकॉर्डिंग। ओके, देन एक और क्वेश्चन जहाँ पे y = 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल और एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, उनका डिफ्रेंसिएशन पूछा है। अब जैसे आप इस पहले वाले +1 का डिफ्रेंसिएशन करते हो वो 0 आता है, फिर नेक्स्ट x का 1 आता है जो मैंने डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट किया, x² का 2x आता है, नीचे है 2 फैक्टोरियल, तो 2 2 कैंसिल होके सिर्फ बचेगा x जो इनका सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म की ओर देखें, x³ / 3 फैक्टोरियल, इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 3x² और 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहता है, जिसको आप लिख सकते हो 3 × 2 फैक्टोरियल, तो 3 3 कैंसिल होके x² / 2 फैक्टोरियल आएगा। जैसे आप नेक्स्ट टर्म की ओर देखते हो वो भी कुछ x³ / 3 फैक्टोरियल, यानी आंसर वही का वही आ रहा है जो क्वेश्चन में = y करके दिया हुआ था। इसका आंसर लिखा जाएगा y। ओके, नंबर 10 की ओर देखें तो वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन पूछा है sin² x का, बट विथ रिस्पेक्ट टू cos² x। अब इनकी मेथड ये है कि जिसका डिफ्रेंसिएशन पूछा गया है उनका डिफ्रेंसिएशन आप न्यूमरेटर में लिख दो, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसका डिफ्रेंसिएशन डिनोमिनेटर में लिख दो। ओके, जिसका डिफ्रेंसिएशन पूछा है वो न्यूमरेटर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको डिनोमिनेटर में उनका डिफ्रेंसिएशन आएगा, तो आपको ओवरऑल डिफ्रेंसिएशन मिल जाएगा। हालांकि dy/dx नहीं लिखना है, जो डिफ्रेंसिएशन पूछा है ये इसका आंसर है। अब sin² x का क्या होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक्सपोनेंट का किया जाए, तो एक्सपोनेंट 2 आगे sin x, फिर sin x खुद का डिफ्रेंसिएशन डेट इज cos x, और डिवाइड में cos² x जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है। अब cos² x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो एक्सपोनेंट 2 आगे cos x, और cos का खुद का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस sin x। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर sin x कैंसिल, cos x कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बचा क्या, एक माइनस की साइन बची, उस वजह से आंसर है -1। ओके, साइन का खास इसमें ध्यान रखना होगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उनका हमें रेट ऑफ चेंज पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो है 4/3 πr³। इनका डिफ्रेंसिएशन किया जाए तो 4/3 पाई तो एज इट इज़ रहेंगे, बट यहाँ पे आएगा 3r², और बाजू में dr/dt नहीं आएगा क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू r जा रहे हैं, तो dr/dr कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 उड़ा दो तो 4πr², उसमें r की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3, उसका स्क्वायर किया जाए तो 9, और उस 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 36 पाई। ओके, देन मार्जिनल रेवेन्यू पूछा था, जहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन आपको दिया था क्वेश्चन में। अब मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है dr/dx, यानी फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन। यदि आप 2x² का मतलब x² + 6x + 5 का डिफ्रेंसिएशन करो तो x² का एक्सपोनेंट आगे आके 2x, 6x में से x कैंसिल होके 6 और +5 का हो जाएगा 0। ये जो आंसर आया उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें x = 20 पे पूछा हुआ है, तो x की जगह पे 20 पुट कर दो,
सो 20 इंटू 2 40 प्लस 6 46 इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे देखें तो एक फंक्शन दिया है f(x = x² - 6x + 10। कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है वो बताना है। इंक्रीजिंग कैसे पता चलता है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन देखना होगा। अब फर्स्ट डिफरेंशिएशन देखें हम इसमें, तो x² का 2x और -6x का 6 और +10 का 0। अब हमें ये देखना है कि इसका आंसर पॉजिटिव कब होगा। उनके लिए वेविकव मेथड यूज़ की जाती है। उनके लिए आप थोड़ी देर के लिए इनको = 0 दे दो और यहाँ से x पॉइंट करो तो आ रहा है 3। अब वेविकव में आप लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 पे लाइन राइट हैंड साइड पॉजिटिव से स्टार्ट होता है ये ऑलवेज, और जैसे ही कोई 0 समय मिलता है तो वहाँ से वो साइन बदलती है। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखने लायक है कि साइन प्लस की कौन से इंटरवल में रह रही है, तो वो है 3 to +∞। सो वही इंटरवल इंक्रीजिंग आंसर देगा। कहने का मतलब 3 to ∞ में से कोई भी वैल्यू आप f' में पुट करते हो तो आपका आंसर जो है वो >0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी आपको वहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। सो 3 to ∞ इज करेक्ट। फिर 14 नंबर, एक पॉइंट दिया है x² = 2y, हालांकि एक पैराबोला है, विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। अब नियरेस्ट यानी मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यानी मिनिमम मैक्सिमम, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट xy के साथ आगे बढ़ते हैं। तो xy का डिस्टेंस जो पूछा है वो 0,5 से है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूँ। हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आएगा। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला में वैसे स्क्वायर रूट आएगा, बट डिस्टेंस यदि आप मिनिमाइज करते हो तो किसी का भी मतलब किसी भी वेरिएबल को जब मिनिमाइज करना हो उसकी जगह पे उनके स्क्वायर को मिनिमाइज किया जाए तो भी आंसर करेक्ट होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वो स्क्वायर रूट नहीं लिखा है। दोनों साइड पे आप स्क्वायर कर दो और उनको मिनिमाइज करो तो भी आंसर वही आता है जो एक्चुअल डी को मिनिमाइज करने से आता है। मेरा कहने का मतलब, वैसे तो डी का फॉर्मूला ऐसा होता है कि √(x - 0) का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x² y² - 10y + 25। अब इनको यदि आप मिनिमाइज करते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट ही आता है, ये थियरी कहती है, राइट। सो इसीलिए मैंने वहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगाया, और इस x² की जगह पे अब आप देखो क्वेश्चन में जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है वो x² = 2y दिया है, तो इस x² की जगह पे 2y पुट कर दो ताकि हमारा सिंगल वेरिएबल हो जाए। जैसे आप 2y पुट करके सिंप्लीफाई करते हो तो हम पहुंच रहे y² - 8y + 25। अब इसमें एक ही वेरिएबल है y, तो उनके ही रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर दो तो वो आ रहा है y² का 2y और 8y का 8। मिनिमाइजेशन के लिए = 0 पुट करो, y यहाँ से आ रहा है 4, मतलब y मिल गया 4। अब क्या पता था क्वेश्चन से हमें x² = 2y, इसमें अब 4 पुट कर दो तो x² आ रहा है 8 का आप स्क्वायर रूट लो ताकि आप x तक पहुँच पाओ, जो आ रहा है 2√2। ओके, तो पॉइंट क्या बन गया, 2√2,4। वही हमारा जो इनिशियली हमने पॉइंट डिसाइड किया था वो है, यानी मिनिमाइज मतलब मिनिमम डिस्टेंस वहाँ पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन का एक इजी क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। cos(x²x) डिवाइडेड बाई sec²x, दोनों को साइन कोस में कन्वर्ट कर दे तो 1/sin² डिवाइड बाई 1/cos², डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ट्रांसफर करो, फाइनली पहुंचा जा रहा है cot²x पे। अब cot²x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, सो आइडेंटिटी जो हम 10th में भी सीखते थे उनका यूज़ किया गया। cot²x की जगह पे cosec²x - 1 लिखा जा सकता है। अब cosec²x का डिफरेंशिएशन होगा -cotx, -1 का होगा -x, और वही आपको फाइनल आंसर दे देगा। ओके, देन नंबर 16, थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस क्वेश्चन है ये। 1/x + x + log x का इंटीग्रेशन पूछा है, तो डिनोमिनेटर में से अब दोनों टर्म्स में देखो तो x कॉमन आ रहा है, सो दूसरे ब्रैकेट में अंदर बाकी बचेगा 1 + log x। अब लॉजिक ये कहता है कि आप 1 + log x को एज्यूम कर लो। जैसे 1 + log x को आप t पुट करते हो, इनका आप डिफ्रेंशिएशन देखो तो 1 का 0, log x का 1/x dx = dt, और ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में बैठा हुआ था 1/x dx। तो अब रिप्लेस करते हैं, 1/x dx की जगह पे dt आ जाएगा, और 1 + log x को हमने t एज्यूम किया है तो फाइनली बचेगा 1/t dt, और इसका आंसर क्या आएगा जो हमें पता है, log t।
राइट। अब log t तक हम पहुँचे हुए। अब log t में t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x। अब वैसे तो हम आंसर तक पहुँच गए हैं, बट MCQ में ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन ये मांग रहा है। इनको आगे क्या कर सकते हैं, तो आप 1 को ऐसा लिख सकते हो log e और प्लस है log x, राइट। अब इन दोनों में आप एक log की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। log में एडिशन हो तो आप कॉमन log के अंदर उनका मल्टीप्लिकेशन दिखा सकते हो, यानी e और x मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। सो यहाँ से आएगा log ex, और ऐसा एक ऑप्शन है तो ये सही आंसर है। मतलब एक स्टेप इसमें आगे सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। ओके, देन नंबर 17 इस पेपर के अकॉर्डिंग वहाँ पे इंटीग्रेशन में 1/e⁻x+1 का इंटीग्रेशन पूछा गया है। इसमें डायरेक्ट तो कुछ हो नहीं सकता, आप e⁻x को t पुट करिए तो e⁻x dx dt। अब क्वेश्चन में e⁻x dx है ही नहीं, तो dx की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ से e⁻x को सामने भेज दो तो dt/e⁻x लिखा जाएगा। और क्योंकि हम e⁻x को पहले से ही t एज्यूम कर चुके हैं, तो इनको हम लिखेंगे dt/t। ओके, dx की जगह पे लिखा जाएगा dt/t। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, सो 1/e⁻x+1, वहाँ पे e⁻x को हम t एज्यूम कर चुके हैं, +1 और dx की जगह पे 1/t dt, तो कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे वो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। आप a/t प्लस b/t+1 का यूज़ कर सकते हो, बट ये काफ़ी इजी है कि डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है कि ऊपर 1 को हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं t+1 और -t, क्योंकि t कैंसिल होकर t आ ही जाएगा, सॉरी 1 आ ही जाएगा, राइट। तो पार्शियल में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को अलग अलग टर्म्स की ओर लिखते हैं और फिर आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो। तो जब आप फर्स्ट टर्म के नीचे, मतलब इनके नीचे डिनोमिनेटर कंसिडर करते हो, तो ये दोनों कैंसिल होके आ जाएगा 1/t। फिर जब इनके साथ ये कंसिडर करते हो तो यहाँ पे t कैंसिल होके आ जाएगा 1/t+1, राइट। अब हमें इंटीग्रेशन इनका करना होगा और इनका इंटीग्रेशन इजी है। तो 1/t का log t होता है, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिखा हुआ है। t को फिर हम क्या पुट करेंगे, e⁻x, जो पहले एज्यूम किया था। बाजू में 1/t+1 का जो इंटीग्रेशन है वो होगा log, वहाँ पे भी mod t+1 आएगा, राइट। बट t को हम क्या एज्यूम कर चुके हैं, e⁻x, तो वहाँ पे लिखा जाएगा log e⁻x+1। फिर वहाँ पे भी 2 log है सब्ट्रैक्शन में, तो दोनों को कंबाइन करना हो तो log की प्रॉपर्टी है, माइनस हो तो दोनों डिवाइड में आ जाते हैं। तो लिखा जा सकता है log e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x+1। ओके, और ये फाइनली ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन पूछा गया, नीचे क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है। तो इनकी मेथड क्या है कि इनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ता है, राइट। तो x² + 2x + 5। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखा जाए तो x² + 2x के साथ होना चाहिए 1। तो 5 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, +1 लिख रहे हैं और +4 लिख रहे हैं। इनको हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर। तो पीछे 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। ये कैसा पता चला कि यहाँ पे 1 ही आएगा, डायरेक्ट लॉजिक काम कर रहा हो तो ठीक, अदरवाइज लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला है, मिडल टर्म स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, वहाँ से भी पता चलता है। ओके, जैसे यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन में tan इनवर्स का फॉर्मूला है कि 1/x² + a² की फॉर्मेट हो तो आंसर आता है 1/a की जगह पे है 2, फिर आता है tan इनवर्स x/a। अब x नहीं बट x+1 है, बाई ए वो है 2, और x के साथ और कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसलिए यही आंसर है। कुछ मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे डिवाइड किया जाता, बट यहाँ पे कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यही है फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब -1 से 1 तक हमें sin⁻⁷x cos⁻�6x का इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। जब भी माइनस से प्लस की लिमिट होती है डिफाइनाइट इंटीग्रल में, अब कोस इवन फंक्शन है
साइन ऑड फंक्शन है और पावर भी ऑड है, यानी वो ऑड ही रहेगा। और एक ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर ऑड ही आता है। और यदि ये पूरा फंक्शन ऑड है तो प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में 7 प्रॉपर्टी में से, वो कहती है कि इसका आंसर आएगा 0। सीधा ही कुछ करना ही नहीं है, ऑड टर्म्स दिखा है, ऑड फंक्शन है 0। बट उसके लिए कंडीशन है माइनस से प्लस की लिमिट होनी चाहिए, जो थी इसमें। फिर e रेस टू एक्स 10x ब्रैकेट में 1 + 10x, इनका इंटीग्रेशन पूछा गया है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। एक फॉर्मूला है e रेस टू एक्स के साथ यदि fx और बाजू में उसी का ही डिफ्रेंसिएशन बैठा हुआ हो तो इनके इंटीग्रेशन का आंसर आता है e रेस टू एक्स fx। अब कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करनी होगी। तो 10x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो 10x × 1 10x और पीछे जाके 10² x। ओके, जैसे 10² x आता है यहाँ पे तो हमें थोड़ा सा आइडिया आएगा कि 10² x को क्या लिख सकते हैं, sec² x - 1। ओके, अब वो जो -1 है यहाँ पे, उनको आप इनके साथ भेजो 10 के साथ, तो ये साथ में आ जाएगा 10x - 1, पीछे प्लस sec² x। अब आप ध्यान से देखो, अब काम हो गया कि 10x - 1 का ही डिफ्रेंसिएशन sec² x होता है, यानी 10x - 1 वो हमारा fx हुआ, बाजू में बैठा हुआ उसका डिफ्रेंसिएशन। तो फाइनल आंसर आएगा e रेस टू एक्स fx यानी 10x - 1, और यही है करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट 0 से 2π sin³ x × cos² x dx। अब मुझे वो वापस याद मत दिलाना कि ये ऑड फंक्शन है, डायरेक्ट 0 लिख देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस से प्लस की लिमिट नहीं है। हालांकि आंसर इसका भी 0 आ रहा है, बट वो डायरेक्ट लॉजिक नहीं काम करेगा। यहाँ पे हम किंग्स रूल का यूज़ कर रहे हैं। किंग्स रूल क्या कहता है कि यहाँ से a और b हो तो हम fx में x की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं a + b - x से। इसमें 0 to 2π है, तो मुझे x को रिप्लेस करना होगा 2π - x से, कुछ ऐसे, मतलब x की जगह पे आएगा 2π - x दोनों जगह पे। अब साइन 2π - x यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ऑड पावर है तो माइनस ही रहेगा, और 2π से फंक्शन नहीं बदलता, यानी sin³ x वापस बन जाएगा, बट साइन माइनस की आएगी। और कॉस, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी होता है और वैसे भी उसका स्क्वायर है, वो तो पॉजिटिव ही होना है। ओके, तो ओवरऑल हम यहाँ पे देखें तो एक माइनस की साइन बाहर आई। अब मैं ओरिजिनल इक्वेशन को एक आई दे दूँ, वो आई और अभी जो सॉल्व किया हो उन दोनों को मैं ऐड करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे i + i 2y, बट राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन में एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस हो गया 0। अब 2 को सामने भेज दूँ तो i का आंसर क्या आ रहा है, 0, और i ही तो हमारा आंसर था, सो आंसर होगा 0। ओके, देन एक डिफाइनिट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो नंबर 22 में है। π/6 to π/3 cos⁻³ डिवाइडेड बाय cos⁻³ प्लस sin⁻³ फटाफट मतलब देख के ही पता चल जाता है कि किंग्स ही यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि π/6 और π/3 का एडिशन π/2 होता है, और a + b - x की तरह x की जगह पे रिप्लेस कर दे तो π/2 - x रिप्लेस होगा। और जैसे ही आप cos के अंदर, मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इस cos में x की जगह पे आप π/2 - x कर दोगे, वो हो जाएगा साइन, इस cos का साइन और साइन का हो जाएगा cos, आपस में कन्वर्ट, राइट। अब वापस ये भी आई था, ये नया वाला आई है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2i। अब राइट हैंड साइड पे आप देखो तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड होंगे, और जैसे आप न्यूमरेटर को ऐड करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम कैंसिल होगा, होके आएगा 1। गलती ना हो, सीधा सीधा i का आंसर 1/2 मत लिख देना, अभी इंटीग्रेशन बाकी है। अब इस 1 का इंटीग्रेशन हालांकि होता है x, और x की जगह पे हम ये दोनों वैल्यू बारी बारी पुट करेंगे तो आएगा π/3 - π/6, जिसका आंसर आता है π/6, और इस 2 को सामने भेज देंगे तो आएगा π/12। ओके, सो फाइनल आंसर इज π/12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में π/2 से 3π/2 तक कॉस का एरिया आई थिंक पूछा हुआ है। लेट मी चेक द क्वेश्चन। यस, एरिया बाउंडेड बाय y = cos x बिटवीन x = π/2 एंड 3π/2, यानी π/2 से 3π/2 तक
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होने वाला है, बट क्योंकि ये एरिया है और एरिया सिमेट्रिक होता है इंटरवल्स में, सो पाई बाई टू से मैं ले रहा हूँ पाई तक ही। हालांकि पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2 है, बट पाई बाई 2 से पाई और पाई से 3 पाई बाई 2 दोनों का आंसर सेम आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है और मैं सिर्फ आंसर फाइंड कर रहा हूँ पाई बाई 2 से पाई का। ओके, क्यों, इसका रीज़न किसी को मतलब जानना हो तो कॉस का ग्राफ थोड़ा सा हम देखें तो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे होता है पाई बाई 2 और यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2 और इनके बीच में होता है पाई। अब आप पूरा फाइंड करो या एक पार्ट का फाइंड करके मल्टीप्लाई 2 कर दो, सेम ही रहेगा। और दूसरा कि जब भी एरिया फाइंड करते हैं एक मॉड्यूलस अलग से आता है क्योंकि नेगेटिव नहीं होता। कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लिमिट मैंने दी हुई है पाई बाई 2 से पाई, तो पहले मैं पाई पुट करूँगा फिर माइनस करके पाई बाई 2, साइन पाई पे होता है 0 और पाई बाई 2 पे होता है 1, सो अंदर का आंसर -1 आएगा, बट क्योंकि एरिया है मॉड्यूलस लगेगा +1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू 2 आ जाएगा। ओके, एक और एरिया रिलेटेड द कर्व का क्वेश्चन, वहाँ पे एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल टू 3। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कुछ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू 3 की लाइन कुछ ऐसी होगी और y एक्सिस के साथ यानी ये एरिया पूछा जा रहा है। तो इस बार हम लिमिट y की यूज़ करने वाले हैं, वही इजी है। सो इंटीग्रेशन में हम y की वैल्यू जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये x एक्सिस यानी यहाँ पे होता है y0, सो 0 जाना कहाँ तक है 3 तक, और यदि y की लिमिट यूज़ करें तो यहाँ पे आता है x dy। ओके, अब x की वैल्यू क्योंकि ये दिया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई 4, तो इंटीग्रेशन किसका होगा वाई स्क्वायर बाई 4 का, और वाई स्क्वायर बाई 4 का क्या होगा, तो इनका इंटीग्रेशन आएगा वाई क्यूब बाई 3, बट पहले से 4 है तो 3 इंटू 4 12, और इनको लिमिट पहुंचानी है 0 टू 3, 3 पुट करेंगे तो 27 3 का क्यूब बाई 12, और 0 पुट करेंगे तब 0 यानी 27 बाई 12, और सिंप्लीफिकेशन दे तो 9 3 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12, 3 3 काट हो गया 9 बाई 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 25 देख के शायद थोड़ा डर लगे क्योंकि एक मोड दिया है y इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स, बट इसका जो इंटीग्रेशन पूछा है ना वो 0 टू 1 के बीच में एरिया पूछा है, हालांकि तो 0 टू 1 के बीच में तो मोड प्लस से ही ओपन होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो सीधा सीधा आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 0 से 1 में प्लस ही होता है। इन शॉर्ट आपको 0 से 1 में एक्स स्क्वायर का ही तो इंटीग्रेशन करना है जो होगा एक्स क्यूब बाई 3, 1 आप पुट करो 1 बाई 3 इज द आंसर। ओके, 26 अब इसका मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, ऑर्डर पूछा था डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेस टू 4 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 2 प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर पूछा है राइट, तो ऑर्डर जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है वही मैक्सिमम ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है 3, हालांकि डिग्री पूछते तो लिख देते अनडिफाइंड क्योंकि एक साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, बट ऑर्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जो मैक्सिमम ऑर्डर है वही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो है 3, सो ऑर्डर इज 3, सिंपल क्वेश्चन। 27 नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी ऑर्डर हो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं ही होते हैं, यानी सीधा सीधा आंसर लिखना है 0। 28 इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इनको पहले परफेक्ट लीनियर इक्वेशन बनाते तो x डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से x गायब, यहाँ पे डिवाइड में x आ जाएगा, इनके डिवाइड में भी x, तो एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल होकर एक x, और ये जो होता है वो होता है पी वाई, यहाँ से हमें मिलता है p, तो y को साइड पर करो तो p है 2/x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ का फॉर्मूला है ई रेस टू पी डी एक्स पावर में। ओके, तो यहाँ पे 2/x, अब 2/x का होगा 2 log x राइट, तो कुछ यहाँ तक पहुँच जाएंगे ई रेस टू की पावर में 2 log x। अब इस 2 को आप पावर में पहुँचा दो ताकि ई और log आमने सामने आ जाए, ई और log आमने सामने हो जाए तो निकल जाता है ये दोनों ही और आंसर आता है एक्स स्क्वायर, और वही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट y dx माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई
वाई इज इक्वल टू 0, इनका जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन है, वाई को सामने भेजो 0, फिर आप एक्स डी वाई को सामने भेज दो, प्लस हो जाएगा। सो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब वाई को वाई की साइड पे जाने तो एक्स को एक्स की साइड पे, दोनों ही डिवाइड में चले जाएंगे और दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दो। तो 1/x का होगा log x, इनका होगा log y, और c किसी भी एक साइड पे रखना था, मैंने इस साइड पे रख दिया है, बट दोनों ही log है तो c को भी हम log c लिख देते हैं ताकि ईजी रहे। अब log की प्रॉपर्टी एडिशन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, log cx इज इक्वल टू log y, log log कैंसिल, y इज इक्वल टू cx। सिंपल एक ईजी क्वेश्चन, राइट। फिर वेक्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, एक वेक्टर a दिया है क्वेश्चन में, 4i प्लस 3j माइनस 2k, और मैग्नीट्यूड है 2⁻29, और इनके डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करना है। अब किसी के डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करना यानी उसका यूनिट वेक्टर यूज़ किया जाता है, और जो मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में चाहिए वही इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड भी फॉलो हो जाएगा और डायरेक्शन भी, क्योंकि आपने यूनिट वेक्टर लिया है तो उसी डायरेक्शन में वेक्टर मिलता है। अब यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला, 2⁻29, वेक्टर ए जैसा है वैसा लिख दो, और नीचे उनका मैग्नीट्यूड आता है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर तीनों ही कंपोनेंट जो है उनका स्क्वायर करके एडिशन, 4 का 16, इसका 9, -2 का भी प्लस होके 4 हो जाएगा, जो कि आ रहा है √29, और वो √29 यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर रेडी है। ओके, देन नंबर 31 में एक ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए है 1 2 -3, और बी में है -1 -2 1। अब ए से बी की ओर डायरेक्शन कोसाइन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियो ढूंढ लो। ए बी यानी क्या होता है, बी माइनस ए, यानी बी के कंपोनेंट माइनस ए के कंपोनेंट किए जाते हैं। सो -1 -1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों के माइनस करें, -1 -1 दोनों के, फिर -2 -2, और तीसरा बी में है 1, ए में है -3, बट क्योंकि हमें बी माइनस ए करना था तो माइनस +3। ओके, तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, -2 -4 4। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन रेशियो को इनके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करके। तो आप मैग्नीट्यूड ढूंढ लो, इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 4 का 16, अंडर रूट के अंदर एडिशन, जो आ रहा है 36, स्क्वायर रूट आएगा 6, तो 6 के साथ आप डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड कर दो और सिंप्लीफिकेशन दे दो, तो आप आंसर तक पहुंच रहे हो, -1/3, -2/3, 2/3। ओके, नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन, दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा गया है, ए एंड बी। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा का, a डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट उनका जो दो a डॉट बी है उनका आंसर लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट करके, मतलब i का i के साथ मल्टीप्लाई होता है, j का j के साथ, k का k के साथ, राइट। अब वेक्टर में दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले a में i के साथ 6 है और b में 4 है, तो 6 × 4 24, फिर a में j के साथ 2 और b में -4, तो -8 मल्टीप्लिकेशन, और k के अंदर -8 2 है, मल्टीप्लाई आएगा -16। नीचे आपको मैग्नीट्यूड आता ही होगा, स्क्वायर रूट के अंदर तीनों ही कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन, a का भी और b का, बट न्यूमरेटर का सॉल्यूशन 0 आ रहा है तो पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। और cos 0 कब आता है, एंगल π/2 पे, तो वहाँ से आपको एंगल भी इजीली मिल जाता है। 33 में प्रोजेक्शन पूछा हुआ है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, i 2j + k, ये है वेक्टर a, इसका प्रोजेक्शन b के ऊपर पूछा गया है, 2i + 3j + 2k। अब इसका भी फॉर्मूला है, a का b के ऊपर प्रोजेक्शन, a डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो ऊपर डॉट प्रोडक्ट, तो इस i का i के साथ तो 2 × 1 2, j का j के साथ, 2 का 3 के साथ 6, देन यहाँ पे 1 का 2 के साथ 2, ये हुई डॉट प्रोडक्ट। नीचे b का मैग्नीट्यूड यानी इन तीनों के ही कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन स्क्वायर रूट में, 2 का 4, 3 का 9, इनका 4 जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है
नीचे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो √17, न्यूमरेटर का आ रहा है 10, सो 10/√17। देन नंबर 34 जहाँ पे पूछा गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड दी है। सिंपल सा फॉर्मूला एरिया का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए और बी की। पहली लाइन तो आई जे के, अब ए के कॉम्पोनेंट है 0 1 2, बी के है 1 2 0। सिंप्लीफिकेशन दे डिटर्मिनेंट की तरह तो -4i + 2j - k आ रहा है। इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, आ रहा है √21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है 2/3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है 3, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया है 1 और एंगल पूछा गया। तो सिंपल है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मोड ए मोड बी साइन थीटा, फॉर्मूला ही है क्रॉस प्रोडक्ट का। मोड ए मोड बी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आपको साइन थीटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप 3 3 कैंसिल कर दो तो साइन थीटा 2 सामने भेज के आ रहा है 1/2। और साइन थीटा 1/2 कब होता है, थीटा π/6 पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन पूछा गया है। इक्वेशन में थोड़ा लिख देता हूँ, x - 5 / 3 इज इक्वल्स टू y + 4 / 7 और 6 - z / 2। अब जो वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं उसमें यहाँ पे जिस पॉइंट में से लाइन पास हो रही हो वो आता है, और वो कहाँ से मिलता है, यहाँ से, इनके न्यूमरेटर से। बट बीच में माइनस की साइन कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ से आपका आएगा +5। अब यहाँ पे क्योंकि +4 दिया है तो आपको माइनस की साइन रिक्वायर्ड है, तो -4 ऐसा लिखना होगा। यानी यहाँ से आपको मिलने वाला है -4, और पहले इनको ठीक करना होगा। कैसे, माइनस कॉमन लेके, क्योंकि z के आगे नेगेटिव साइन नहीं चलेगी। तो वहाँ से आप माइनस कॉमन लो तो हो जाएगा z - 6, और वो जो माइनस की साइन कॉमन होगी उनको हमें नीचे भेजना होता है। ओके, यानी मैं वापस कंपोनेंट रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से पहले +5 आ रहा है, दूसरा -4 आ रहा है, और तीसरा अब दिखाई दे रहा है वहाँ पे 6। यानी अब यहाँ पे आंसर की तरह गौर फरमाइए, 5i - 4j + 6 के। ये पॉइंट ए हो गया। अब डायरेक्शन की बारी, डायरेक्शन नीचे से देखो 3 7 और यहाँ से -2, तो आप देख सकते हो 3i 7j - 2k इज इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट 37 एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस पूछा गया है। डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है cos थीटा का सिंपल सा फॉर्मूला है, दो लाइन के बीच में एंगल का b1.b2 डिवाइड बाई दोनों के मैग्नीट्यूड, और लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है। डायरेक्शन कहाँ से मिलता है, डिनोमिनेटर से। ओके, आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो पहली जो लाइन है वहाँ पे b1 यदि देखें तो नीचे से 1 2 2, ये b1 है, और b2 देखें तो आ रहा है 3 2 6। अब ऊपर डॉट प्रोडक्ट है तो इनका इनके साथ 3 1 3, इनका इनके साथ 4, और इनका इनके साथ 12। न्यूमरेटर रेडी। देन देखते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में b1 का मैग्नीट्यूड, यानी तीनों के स्क्वायर का स्क्वायर रूट में एडिशन, तो 1 इसका 4 इसका 4, सो 1 + 4 + 4, और बाजू में मल्टीप्लाई में 3 का 9 2 का 4 6 का 36। ओके, तो एडिशन इनका 9 49, 9 का स्क्वायर रूट 3, 49 का 7, नीचे आ गया 21, ऊपर है 19। थीटा फाइंड करना हो, कॉस का यूज़ किया गया था, तो सामने आएगा कॉस इनवर्स 19/21। ओके, देन नंबर 38 जो है वहाँ पे दो लाइन है, परपेंडिकुलर है, और P पूछा गया है। इसमें पहले लाइन पे एक यहाँ पे ध्यान देना है कि इनको ठीक करना होगा। कैसे, अभी किया था लास्ट टाइम, माइनस कॉमन लेके, तो x - 1, और वो जो माइनस कॉमन आएगा वो सीधा नीचे चला जाएगा। कि बाकी कोई गड़बड़ी नहीं है। यार अब आप डिनोमिनेटर से b1 देखो तो यहाँ से -3, बाकी है 1 और 2। ओके, क्वेश्चन देखोगे तो आपको तुरंत आइडिया आएगा। b2 दूसरी लाइन, उनके डिनोमिनेटर्स p2 1, वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। डायरेक्शन एक बार मिल गए b1 b2। अब यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, और डॉट प्रोडक्ट यानी -3 का p के साथ -3p, 1 का 2 के साथ 2, और 2 का 1 के साथ 2, और सामने लिख दो आप 0, तो -3p + 4, वहाँ से p फाइंड करो, आएगा +4/3। डन है। ओके, देन नेक्स्ट एक z दिया है 3x + 2y, कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं 12,0, 4,2, 1,5, 0,10, और मैक्सिमम वैल्यू z की पूछी गई है। तो फटाफट ये पॉइंट यहाँ पे x और y की जगह पे पुट करो।
तो 12,0 पुट करते हो तो z आ रहा है 36, 4,2 पे 16, फिर 13, फिर 20, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 36। वेरी इजी क्वेश्चन। तो नंबर 40 में 3 पॉइंट दिए है 0, 3, 1, 1, 3,0 और z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई दिया है और मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे मिल रही है 3,0 और 1, 1। अब 2 पॉइंट पे मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि उस दोनों पॉइंट पे आंसर सेम आएगा। पहले आप 3,0 पुट करो तो आ रहा है 3p, 1, 1 पुट करें तो p प्लस क्यू, क्योंकि सेम आंसर आ रहा है तो दोनों सेम होंगे। 3p इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, p को लेफ्ट पे भेजो 2p इज इक्वल टू क्यू, 2 को सामने भेजो p इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एंड ओवर। डन है। ओके 41। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड। दोनों डाइस पे इवन नंबर होने चाहिए। तो ये रहे वो एलिमेंट 2, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 2, 6, 4, 6, 6। कितने एलिमेंट हुए 9। टोटल कितने होते हैं, 2 बार टॉस करें तो 36, 9 बाई 36 आंसर इज 1/4। 42 यूनियन दिया है 0.6, पी बी है के, पी ए है 0.5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यूनियन का फॉर्मूला यूज़ करो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इंटरसेक्शन होगा 0। बाकी ए यूनियन बी 0.6, यहाँ पे 0.5 के फाइंड करना हो 0.5 को सामने भेज दो, सामने जाके माइनस होगा 0.6 माइनस 0.5 आंसर इज 0.1। 43 काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब ए बी और बी ए दिया है तो ये सिमेट्रिक तो है। रिफ्लेक्सिव इसीलिए नहीं है क्योंकि ए नहीं है। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ट्रांजिटिव इसीलिए नहीं है क्योंकि ए से बी है और बी से ए, तो तीसरी पेयर ए से ए होनी चाहिए थी जो नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है। द नेक्स्ट है 44, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 6। अब किसी की भी आप डोमेन कोडोमेन पर खास ध्यान दीजिए, एन टू एन है। अब डिफरेंट वैल्यू आप एन के पुट करते जाओ कि सबकी पावर 6 अलग अलग ही आंसर देगी, इसलिए 1, 1 है। ऑन टू इसीलिए नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर आप जब पुट करते हो तो बीच में कुछ आंसर रह जाएंगे। 1 पुट करते हो तो 1 की पावर 6 1 आता है, 2 पुट करते हो तो 2 की पावर 6 64 आता है। अब बीच के आंसर कभी आएंगे ही नहीं, इसलिए ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू के लिए पूरा कोडोमेन कवर होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है। 45 ए दिया है 1, 2, 3 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें 1, 2 तो होना ही चाहिए, ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने। अब मेरी मेथड ये है कि पहले मैं सबके सब रिलेशन लिख देता हूँ जितने भी पॉसिबल है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1 एंड 3, 2, इतने टोटल पॉसिबल। अब इक्विवेलेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरी टोटल पॉसिबिलिटी में से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि रिपीट फिर नहीं करना। अब क्वेश्चन में लिखा था कि 1, 2 तो होना ही चाहिए। यदि 1, 2 होना है तो 2, 1 मुझे सिमेट्रिक के लिए पुट करना होगा, तो अब मैं 1, 2 और 2, 1 को भी उड़ा रहा हूँ। ओके, अब ये रिलेशन देखा जाए तो इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव, तो एक पॉसिबिलिटी तो हो गई जो यहाँ पे मैंने R1 लिखी है। अब इसी में मैं एडिट करके R2 बना रहा हूँ। अब जो ऑलरेडी था दूसरा रिलेशन बनाने के लिए मुझे उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, कोई नया एलिमेंट। मान लो मैं यहाँ से 1, 3 ले रहा हूँ, जैसे ही मैं 1, 3 लेता हूँ तो सिमेट्रिक करने के लिए मुझे 3, 1 यूज़ करना होगा। ओके, अब आप यहाँ पे देखो 2 से 1 है, 1 से 3 है, तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे 2, 3 की भी ज़रूरत है, और 2, 3 लेता हूँ तो सिमेट्रिक के लिए 3, 2 भी आना चाहिए। मतलब अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, ये तो पूरा का पूरा रिलेशन आ गया जो इक्विवेलेंस है ही, यानी ये दूसरी पॉसिबिलिटी R2। अब इनके अलावा कुछ बाकी नहीं है तो और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटी आई, 2 ऐसे रिलेशन बन सकते हैं। ओके देन 46 पे पहुँचे, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2। अब साइन इनवर्स में माइनस बाहर आता है, 1/2 साइन में π/6 पे आता है, कोस इनवर्स √3/2 वो भी π/6 पे, -π/6 प्लस π/6 0 इजी इक्वेशन। और 47 में tan इनवर्स tan 31 π/6, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है, नीचे 6 है तो ऊपर हमें 6 का मल्टीपल हो वैसा नंबर चाहिए, तो इजी है, 31 के आसपास है ऐसा 30, तो 30 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। फिर आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो तो 30 π/6 जिसको लिखा जा सकता है 5 पाई, और पीछे आएगा π/6। अब आप ट्रिग्नोमेट्री याद करो, 5 पाई पीछे पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा 10 π/6 आएगा। 5 पाई में कुछ प्लस करें ऑड पाई में तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचता है, वहाँ पे 10 पॉजिटिव ही होता है, यानी आंसर आएगा इसका 10 π/6। अब आप tan इनवर्स 10 कैंसिल करके π/6 पुट कर सकते हो,
यानी आंसर आएगा π/6। पर डायरेक्टली ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि tan इनवर्स 10 के लिए ये जो एंगल है अंदर का वो -π/2 से π/2 के बीच में पहुंचना ज़रूरी, क्योंकि ये उस रेंज में नहीं है, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन दिया गया। फिर एक बहुत ही सिंपल डायरेक्ट इजी क्वेश्चन, cos इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, और y के लिए पूछा है, यानी ये cos इनवर्स x की रेंज हुई। तो cos इनवर्स x का आंसर कहाँ से कहाँ आता है, 0 से पाई। ओके, लेस देन और इक्वल टू वाली साइन आएगी वहाँ पे। एक और इज इक्वेशन, cos के साथ tan इनवर्स x। अब cos के साथ cos इनवर्स x हो तो अच्छा लगता है, राइट। तो जो पीछे tan इनवर्स x है उनका ट्राइंगल बना दिया जाए, कुछ ऐसा कि tan इनवर्स x है, यानी सामने वाली साइड x होगी, ये 1, तो हाइपोटेन्यूस आएगा 1 + x²। तो यहाँ से cos इनवर्स x लिखना हो तो cos इनवर्स में न्यूमरेटर 1 और हाइपोटेन्यूस √1 + x²। फिर cos इनवर्स कैंसिल होकर ये आंसर तक पहुँच जाएंगे। और आखिरी क्वेश्चन मैट्रिक्स के लिए, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है 3×2। अब 3×2 ऑर्डर हो तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 6 जगह होगी, और वो सभी 6 जगह पे 2 पॉसिबिलिटी है 0 और 1 की। सो 2 2 2 ऐसा 6 टाइम आएगा, तो ओवरऑल आएगा 2⁻6, जिसका आंसर है 64। तो टोटल 64 मैट्रिक्स बन सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे MCQ का सॉल्यूशन जो है वो फिनिश हो रहा है। आई होप आप सबको मेरे जो सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने बताया वो समझ में आया होगा। यदि कुछ भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, और ऐसे ही सॉल्यूशन वीडियोस और अदर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फाइनल MCQ में आपके मार्क्स जो है वो आप फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए और बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि किसके कितने आ रहे, देखते हैं कि कौन टॉप करता है। ओके, थैंक यू सो मच।